बीजिंग की जीवंत सड़कें वसंत की खुशियों से भरी हैं। दुकानदार अपने जीवंत सामानों से खरीदारों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। महल में एक लड़की जी मिंग से सवाल करती है क्योंकि वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जी मिंग अहंकार से उसे खुद को देखने के लिए कहता है और कहता है कि वह बहुत घिनौनी मोटी लड़की है, इतनी बदसूरत कि उसे देखना अजीब था। राजा को कसकर गले लगाती है और उसे बताती है कि वह उसे पसंद करती है। वह उसे यह कहकर अपमानित करता है कि वह बदसूरत है, छोटी और बदबूदार है। वह उसकी तुलना एक सुअर से करता है और उससे कहता है कि उस पर एक नजर डालने से भी वह बीमार हो जाएगा। मिंग लड़की को इतनी जोर से धक्का देता है कि वह रेलिंग से टकराती है और उन्हें तोड़ देती है और बालकनी से नीचे गिर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसका शरीर खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। तेज आवाज सुनकर लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, सरप्राइज करते हुए कि वह कौन है और क्या वह पहले से ही मर चुकी है। भीड़ के बीच एक सुंदर लड़का उसके पास आता है। वह बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोल नहीं पाता। लड़का उस लड़की के पास जाता है जो वहाँ बेजान पड़ी है। यह लड़की उसकी बहन है। लड़के का नाम म्यू है और यह पता चलता है वह रियल में गूंगा है। वह रोते हुए भी आवाज नहीं कर सकता है। वहाँ पड़ी मृत लड़की म्यू वांग है जो मार्की डिंग गो के हवेली की थर्ड वुमन है। भीड़ में लोग उनके बारे में गपशप करते हैं कि वे भाई बहन हैं क्योंकि बहन बदसूरत है और छोटा भाई गूंगा है। वे यह भी कहते हैं कि यह बदसूरत लड़की मरने लायक है क्योंकि वह बेशर्मी से फोर्थ प्रिंस को परेशान करती है, जबकि एक अन्य व्यक्ति जो कुछ भी कहा गया था उससे सहमत है। मुआंग अपनी बहन को कसकर पकड़ता है और उन लोगों को देखता है जो उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। एक सीक्रेट इरादे वाला आदमी खुद को उसके अच्छे दिखने की तारीफ करता है और उसे साथ आने के लिए कहता है। आदमी का डेविल्स साइड सामने आता है और वह शर्त लगाता है कि म्यू वांग अब से एक खुशहाल और शानदार जिंदगी जिएगा। अन्य लोग जानते हैं कि यह आदमी जीव परिवार का सेकंड चाइल्ड है और उसके पास उसका सपोर्ट करने के लिए एक शक्तिशाली परिवार है, इसलिए वह हमेशा जंगली व्यवहार करता है। ऐसा कहा जाता है कि 100 से अधिक लड़कियों और लड़कों को उसकी हवेली में लूटा गया है और वे जानते थे कि अब युवांग उससे बच नहीं सकता है। आदमी मुआंग और उसी समय म्यू वांग को दुलारता है। अपनी आंखें चौड़ी करके वह आदमी का हाथ मजबूती से पकड़ती है और उसे दूर फेंक देती है। लोग कहते हैं कि एक लाश जिंदा हो गई है। वे भी काफी हैरान हैं कि उसने अपने नंगे हाथों से एक आदमी को फेंक दिया और सरप्राइज है कि वह इतनी पावरफुल कैसे हो गई। म्यू वांग जमीन से उठती है और फुफकारती है क्योंकि उसकी पीठ में दर्द होता है। वह अपने हाथ में एक चमकदार ग्रीन जेड कंगन को देखती है और याद करती है कि वह विश्वासघाती के साथ मर गई थी जब उसने गुलाब फिंच जेड कंगन वापस लेने की कोशिश की थी जो हुइया का सबसे कीमती खजाना है, और सरप्राइज करती है कि अब क्या हुआ। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले म्यू हैंग उसे कसकर गले लगाता है क्योंकि वह बहुत खुश है कि उसकी बहन ठीक है। म्यू वांग ने संक्षिप्त रूप से युहांग पर एक नजर डाली और उसे तुरंत उसकी ओर पसंद आ गई। वह उसे देखकर मुस्कुराती है और बाद में उसके बारे में कुछ अजीब विचार। प्यारा लेकिन शरारती लड़का उसे पता चलता है कि वह समय में पीछे चली गई है और वह तीसरी महिला बन गई है। म्यू वांग जो एक अक्षम हारने वाली है जो बहुत मोटी है, वह हमेशा सुंदर लड़कों की तुलना में लड़कियों को पसंद करती है। मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानती और लगभग सभी उससे नफरत करते हैं। पूरे टाइम ट्रैवल की बात में कुछ भी नया नहीं है। यह उसका पहली बार था कि उसने टाइम ट्रैवल की थी, लेकिन वह एक हारने वाले के शरीर में समाप्त हो गई। वह अपना हाथ अपने सिर पर मारती है क्योंकि यहाँ तक कि टीवी सीरीज इस तरह की स्क्रिप्ट लागू नहीं करती है और सरप्राइज करती है कि क्या यह स्टोरी लाइन ओल्डर जमाने की हो सकती है। वह टेबल्स को चालू करने का फैसला करती है क्योंकि वह 21वीं सदी की सबसे आउटस्टैंडिंग एजेंट थी और उसने कई लोगों को ठीक किया था और अब से बहुत से दुश्मनों को मार दिया था। अगर अभी भी कोई है जो सोचता है कि वह इस शरीर के मूल मालिक की तरह कमजोर है, तो उसे यह पता लगाने में बस 3 सेकंड लगेंगे कि क्या वांग उसे चिढ़ाता है और उसे उसके लिए मौत की निगाह से देखता है। जी मेनांग जू राजवंश का फोर्थ प्रिंस पाखंडी क्रिटिकल
स्वार्थी और महत्वाकांक्षी था, जबकि ओरिजिनल ओनर का उस पर एक सीक्रेट क्रश था। लेकिन अब मांग उसका बिग एनिमी है, जिसने उसकी जान ले ली। शोर मचाने वाली भीड़ फिर से गपशप करती है कि कैसे म्यू वांग जेड मिंग को चिढ़ा रहा है और कैसे फोर्थ प्रिंस को एक रिकग्नाइज्ड हारे हुए जेड मेनिंग ने नीचा देखा था। गुस्सा हो जलता है क्योंकि यह मोटी लड़की उसका मजाक उड़ाती है और उसकी जीभ काटने और उसे अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले खिलाने की कसम खाती है। वांग ने मांग के चेहरे पर सीधे अनानास मारा। वह पूरी तरह सदमे में है क्योंकि उसके चेहरे पर एक कट लग गया है और खून बहने लगा है। मिंग उस पर चिल्लाती है कि उसने अभी क्या किया, लेकिन अगले ही पल वांग ने उसके मुंह में अनानास ठूस दिया। म्यू वांग ताली बजा। वांग इतना अहंकारी न हो और उसे सूचित करता है कि मार्की डिंग गुआ पर एंट्री का संदेह था और वह शाही आदेश का पालन करते हुए शेष गद्दारों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया है। लिंग ने गार्डों को 2 मर्चेंट्स म्यू वांग और म्यू को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और घोषणा की कि महामहिम उन्हें अच्छे अवार्ड देंगे। म्यू वांग ने उसे बताया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और वह केवल अपने क्लियर वर्ड से उसे गद्दार करार देने की कोशिश कर रहा है। वह मांग करती है कि वह उसे सबूत दिखाए। पहले 2 महिलाएं आगे बढ़ती हैं और उसे सूचित करती हैं कि उनके पास इस बात का सबूत है कि कैसे एम रैंग बैंग और विदेशी कुलों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और रॉयल कॉन्फिडेंशियलिटी चुराई। मार्की के हवेली में दूसरी जन्मी महिला मिंगविन दिखावा करने वाली अभिमानी दबंग और एक आईक्यू वाली महिला है। वह वांग को सबूत दिखाती है। मार्की की हवेली वह एक ब्रिलियंट, चतुर और रिफाइंड पर्सन है। म्यू वांग ने उन्हें यह कहकर ताना मारा कि सभी क्वालिटीज में पैटर्नलिज्म भक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने अपने दादा को उनके नाम से बुलाया, जो इतना ऑफेंसिव है। शोरगुल वाली भीड़ के चारों ओर गपशप उड़ गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि मिंगू और मिंगविन दोनों यहाँ हैं। कोई इस बारे में बात करता है कि मिंगू कितनी असाधारण है, क्योंकि उसे 3 साल पहले जिंग हाई स्कूल में भर्ती कराया गया था और वह पहले से ही 16 साल की उम्र में 6th ग्रेड की स्पिरिचुअल ट्रेनी है। उनमें से एक म्यू वांग और मुआंग के बीच अंतर की तुलना करता है, जो कि मार्की की हवेली में पैदा हुए बाकी लोगों से 2 हारे हुए हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फॉर्म करता है कि पुरानी मार्की ग्रैंड डॉटर ने उनके विद्रोह का दावा किया है, इसलिए यह सच होना चाहिए। मून इनु वांग की ओर जाता है और उसे बताता है दयालु महिला का पता लगाएं, जो अपना दुष्ट पक्ष दिखाती है। म्यू वांग अपना हाथ उठाती है और निंगू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वह खून थूकती है और सड़क पर लौट जाती है। म्यू वांग उसके पीले चेहरे को देखता है और पूछता है कि क्या वह उसे धमकाने की कोशिश कर रही है। वह मिंग के चेहरे को धीरे से उठाती है और उसे यह कहकर डराती है कि जिसने उसे पिछली बार धमकी दी थी, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया था और एक कुत्ते को खिला दिया गया था। जब म्यू वांग ने मिंकू को धमकी दी, तो उसने देखा कि वांग की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत पावरफुल है और सरप्राइज है कि वह रियलिटी में म्यू वांग है या नहीं। निनको रोने लगती है और वांग को बताती है कि उसने उसे ह्यूमिलिटी से मना लिया था, लेकिन उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और यहाँ तक कि उसका अपमान भी किया। उसने यह कहकर कंक्लूडेड कि वह नहीं जानती थी कि वांग ऐसा इंसान है और अब से उनके बीच कोई बहनचारा नहीं है। ओपेरा में लेकिन कभी कभी किसी अफेक्टेड पर्सन की आइडियल इमेज को नुकसान पहुंचाना और उसकी चीखें सुनना बहुत अच्छा लगता है। वह निनको के ऊपर से कदम रखती है और उसे बुरी तरह कुचल देती है। निनको और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वांग उसकी बहन को चोट पहुंचाने का करता है। वह अपना चाबुक बढ़ाती है और दावा करती है कि उसने इससे कई लोगों को मार डाला है और अब वह प्यासी और भूखी हो रही है, इसलिए वह इसे म्यू वांग के मोटे शरीर से खिलाएगी। वह अपना चाबुक घुमाती है और म्यू हैंग अपनी बहन को इससे बचाता है। वांग आगे बढ़ता है और चाबुक पकड़ लेता है और वह अपने भाई से कहती है कि वह बड़ी बहन है और उसे ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। वह इसके बजाय निंगन चाबुक घुमाती है और उसे इससे बांध देती है। वांग कहती है कि निंगन चाबुक ने उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाई। निंगन भयंकर गुस्से में भड़क जाती है
और म्यू वांग को मारने और उसके शरीर को कुत्तों को खिलाने की कसम खाती है। उसी समय एक ओल्ड मैन सीन में एंटर करता है और निंग शुआन को पीछे हटने के लिए कहता है, क्योंकि वह उसे उन दो हारने वालों से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा और उसे अपना हथियार गंदा नहीं करना चाहिए। वह ली है जिसे कॉन्क्यूबाइन ने काम पर रखा है और उसके साथ महल और SIIM कांग के नौकर मू वांग के एक ओल्ड यूनिक हैं जो उन पर हंसते हैं, क्योंकि वे सिर्फ कुछ नौकर हैं जो अपने मालिक को अपने कूल्हों पर हाथ रखकर केवल चापलूसी कर सकते हैं। वांग उन पर हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन वाई हैंग उसे रोकता है। वह उसे इशारा करता है कि उसे उन पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन वह उसे चिंता न करने के लिए कहती है। आश्चर्यजनक रूप से उसे अपने छोटे भाई के गालों की जरूरत है और वह उसे इनक्रेडिबल से प्यारा पाती है। लियू और उसके साथी गुस्सा हो जाते हैं कि वांग ने उन्हें अनदेखा करने की हिम्मत की और वे उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उन तेज आवाजों के बाद उसे घेर लेते हैं और चमकते हुए फिरोजा रंग के शेड से बड़े-बड़े जानवर निकलते दिखाई देते हैं। वे बिल्ली के बच्चे कोई और नहीं बल्कि 5 क्लास के रेवेनस एनिमल सिल्वर विंग टाइगर हैं। उनमें से एक जोर से चिल्लाता है कि इन टाइगर्स को शहर के बाहर पहाड़ों में होना चाहिए, यहाँ नहीं। जानवरों की दहाड़ कानों को बहरा कर देती है और लोग यहाँ वहाँ बिखरने लगते हैं। एक अन्य व्यक्ति चिल्लाता है कि यह जानवरों की लहर है और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए। भीड़ दौड़ती है और निंगू और निंगन दोनों भागते हैं। लिंगू आम लोगों पर चिल्लाती है और उन्हें उसे न छूने की चेतावनी देती है और उन्हें गंदी बातें कहती है। म्यू वांग एक सिल्वर टाइगर पर कदम रखती है और लोगों को यह सोचकर हैरान कर देती है कि ये सभी राक्षसी जानवर उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं। वह खुद भी यह विश्वास नहीं कर पाती है कि उसके पिछले जीवन की विशेष शक्ति न केवल समय के साथ उसके साथ यात्रा कर रही है, बल्कि इसने वांग को भी ऊपर उठा दिया है। वांग बाघ को बहादुरी से पालती है और जानवर उसके स्पर्श का जवाब देता है। भीड़ को आश्चर्य होता है कि म्यू वांग ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि ओनली स्पिरिचुअल मास्टर के लेवल से ऊपर के लोग ही 5 क्लास के मॉन्स्टर्स को बुला सकते हैं। एनिमल टैलेंटेड मिंकू सिर्फ 6 सेक्शंस की स्पिरिचुअल ट्रेनी है, लेकिन अब सभी जानवरों ने मुओ वांग के सामने सरेंडर कर दिया है और ओनली ग्रेट कोऑर्डिनेटर ही ऐसा कर सकता है। वे शर्त लगाते हैं कि वह मू परिवार में सेकंड टैलेंट होगी। मू निंगू उस कुतिया के रूप में एंग्री हो जाती है। वांग ने यहाँ से सब कुछ सीखा है। लू वांग ने उनका मजाक उड़ाया और उनसे उनके जोश के बारे में पूछा और वे इतने डरपोक क्यों हैं। अब धुआन वांग से लगभग विनती कर रहा है। वह उसे बताती है कि वह उसकी बड़ी बहन है और पुष्टि करती है कि क्या वह उन्हें मारने के बारे में सीरियस है। मू वांग उन्हें मारकर अपने हाथों को गंदा करने के मूड में नहीं है, लेकिन उसकी बिल्ली के बच्चे बहुत भूखे लगते हैं। वांग उन्हें बताती है कि वह उन्हें एक ऑप्शन देगी, उन 3 में से मरने के लिए एक इंसान को चुने और वह अन्य 2 को छोड़ देगी। वह उन्हें यह कहकर डेडलाइन देती है वह मरने वाला है। वांग सांस लेना शुरू कर देता है और जैसे ही वह अपनी सांसें गिनने वाली होती है, वह गिनती पूरी करने वाली होती है। मून एनान को नीचे धकेलता है और उसे बताता है कि वह उनके लिए मर सकती है। मू अपनी बहन को नीचे गिरता देख हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है कि उसे उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। निंगू हैप्पीली न्यू का हाथ पकड़ लेता है। वह अपनी बहन को नीचे खींचती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि वह रियल में मरना नहीं चाहती। निंगन फिर अपनी बड़ी बहन पर पैर रखता है और उसे धक्का देता है जिससे वह नीचे गिर जाती है। न्यू वांग गेम चेंजर बन जाता है और निंगन को इतनी जोर से मारता है कि वह सीधे जमीन पर गिर जाती है। ऊपर से गिरने के बाद न्यू निंगन बेहोश हो जाती है और निंकू उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वांग कहता है कि उसने इन घृणित कृत्यों को बहुत देख लिया है, इसलिए उसने उसे भगवान की इच्छा के अनुसार दंडित किया है। लेओ और उसके साथी अभी भी वांग ले को सूचित करता है कि निंग शुआन बस बेहोश था
और वह बदनामी करने में बहुत अच्छा है। इसके अलावा वांग सच में अजय है और वह सिल्वर टाइगर से कूद जाती है। हालांकि वह फिसल कर जमीन पर लुढ़क जाती है, उसका शरीर रियल में कमजोर है क्योंकि उसने सिर्फ एक ही चाल का उपयोग किया था जिससे उसकी बहुत एनर्जी खर्च हो गई। म्यू वांग गठीला शरीर लगभग 100 किलो होने के बाद भी किसी काम का नहीं है। हेले अब जानती है कि यह मोटा गधा सिर्फ झांसा दे रहा है और तुरंत उस पर हमला करता है और कहता है कि उसे नरक में जाना चाहिए और वह उसे एक समरी परफॉर्मेंस देगा। अचानक लाइट की एक लहर उन्हें बुरी तरह से मारती है जिससे वे घायल हो जाते हैं। वांग आश्चर्यचकित है कि वास्तव में क्या हुआ। एक गार्ड अनाउंसमेंट करता है कि राजकुमार रीजेंट आ रहा है और हर कोई तुरंत अपने घुटनों पर झुक जाता है और रास्ता देता है। काले रंग की ड्रेस में एक सुंदर आदमी अपनी गाड़ी में बैठा है, अराजकता पर एक ब्रीफ नजर डालता है और सम्राट के लिए, और वह क्रूर और निर्दयी है। लॉन्ग मोसान अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देगा और दिलचस्प बात यह है कि वह उसका मंगेतर है। वांग शर्माना बंद नहीं कर सकती और वह अपने राजकुमार से अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह श्वांग है और वह उसकी मंगेतर है। भीड़ आश्चर्य करती है कि वह पृथ्वी पर क्या कर रही है। ऐसे बदसूरत चेहरे के साथ राजकुमार को छेड़खानी करना और बहकाना पाप था और उन्होंने कभी भी उसके जितना बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। राजकुमार उसके पास झुकता है और झानच करता है कि क्या वह श्वांग है। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए लॉन्ग मोसान को अपना बचपन याद आता है जिसमें छोटे वांग ने मोसान से शादी करने के लिए महामहिम से स्पेशल अनुमति ली थी। वह अपना हाथ बढ़ाता है और श्वांग को अपने पास आने के लिए कहता है। जब उसका राजकुमार उसे बुलाता है, वह शिकायत करती है कि वह बुली थी और उसके पैर इतने कमजोर हैं कि वह आगे नहीं चल सकती। वांग मसान से उसे गले लगाने और उसे पकड़ने के लिए कहता और गार्ड को उसे अपनी मंगेतर को देने का आदेश देता है। म्यू वांग खुशी से गोली चबाती है और अपने राजकुमार को धन्यवाद देती है। वह उससे कहता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है और वह अपना समय ले सकती है क्योंकि उनके पास इस तरह का बहुत सारा अमृत है। अमृत वांग के शरीर को धोने के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। सड़क पर लोग फिर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि रीजेंट ने स्वीकार किया है कि मुआंग उसकी मंगेतर है और वे दूसरों से यह देखने के लिए जांच करते हैं कि क्या उन्होंने गलत सुना है। उन्हें यह भी लगता है कि 4 क्लास क्योर नेक्टा जिसकी कीमत 10,000 है, चांदी की कहानियां उस पर इतनी बर्बादी है। लंबी कराह मुद्दे पर आती है और सवाल पूछती है कि किसने वांग को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई है। सींग लॉन्ग की ओर चलती है। मोसान उसके सामने घुटने टेकता है और राजकुमार को सूचित करता है विदेशी कबीले और इसलिए वे साथी को गिरफ्तार करने के लिए सम्राट के ओरल इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहे थे और वह उसे अपने राजकुमार के रूप में संबोधित करती है। निन्कू जानता है कि सांग एक ऐसा बेवकूफ है, इसलिए उसे केवल खुद पर भरोसा करना चाहिए और अब जब उसने महामहिम का जिक्र किया है तो वह शर्त लगाती है कि राजकुमार क्षेत्र उसका विरोध नहीं कर सकता। महामहिम मैश के चाचा है और इसलिए वह चीजों को संभाल सकते हैं और वह उससे सवाल करता है कि क्या वे इतने करीब हैं कि वह माशान को अपना राजकुमार कह सकती है। उसकी मंगेतर उसे अपना राजकुमार कहती है जो कि रोमांस का एक कार्य है और उससे पूछती है कि वह कौन है। निन्कू तुरंत घुटनों के बल बैठ जाती है और माफी मांगती है और क्षमा के लिए विनती करती है। मोसान उसे अनदेखा करता है और सवाल करता है कि क्या उसके पास वास्तव में शाही आदेश है क्योंकि निंगू के पास शाही आदेश नहीं है। लांग मसान घोषणा करता है कि वह मुवांग को अपने साथ ले जाएगा अपने देश के लिए, अपने गौरव पर। अचानक से सन्नाटा छा जाता है लेकिन जेड मैन कांग और मिंगू दोनों खुश हैं क्योंकि यह बिल्कुल सही समय पर हुआ है और आश्चर्य है कि महान म्यू वांग को कब तक बचाएगा। अब मसान उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे अपने पास खींचता है। वह उसे अश्योरेंस देता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए और वह इस मामले को संभाल सकता है। सुंदर राजकुमार म्यू वांग से वादा करता है कि वह इस मामले का ध्यान रखेगा। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जैसे कि वे कुछ अपार आनंद देख सकते हैं। अमेजिंग लुक से स्नोफॉल शुरू हो जाती है जो
उनके रोमांस की तीव्रता को बढ़ाती है। लोग डर के मारे चिल्लाते क्योंकि जून में बर्फबारी हो रही है और यह एक असामान्य शगुन है। जब शाही आदेश पढ़ा जाता है तब बर्फबारी होती है और पुराने मार्की को किसी तरह की शिकायत हो सकती है। गार्ड जनता को यह कहते हुए सुनता है कि महामहिम को इस मामले की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। मूनिन जो गुस्से में है क्योंकि यह मोटी कुतिया इतनी भाग्यशाली है कि भगवान भी उसके लिए पक्षपात दिखाते हैं। मार्की का नाम गार्ड सहमत हो जाता है और चला जाता है। मोसन वांग के चेहरे पर कुछ गंदगी पाता है और उसे धीरे से पोंछता है। वह उससे कहता है कि वह उसे साफ करने के लिए घर ले जाएगा। राजकुमार उस समय की इंतजार रहा है जब फीनिक्स स्वर्ग से प्रकट होगा। सभी जानवर उसके आदेशों का पालन करेंगे और जब ड्रैगन फीनिक्स से मिलेगा तो दुनिया बदल जाएगी। म्यू वांग उससे भाग नहीं सकती क्योंकि वह उसकी नियति वाली पत्नी है। वांग अपने राजकुमार को धन्यवाद देती है, लेकिन चूंकि मार्की का भवन ज्यादा दूर नहीं है वह वहां चलकर जा सकती है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे गले लगाने के लिए खींचता है और उससे कहता है कि वह उसे निश्चित रूप से घर ले जाएगा जैसा उसने कहा था। और चूंकि वे जोड़े हैं इसलिए उसे विनम्र होने की जरूरत नहीं है। एम इनु काफी ईर्ष्यालु है क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकती वह उसकी सलाह का पालन करेगी और उसे फिर से धन्यवाद देगी। म्यू वांग एक मूर्ख और अंधे राजकुमार की तरह खुश है जैसे ही वह मुसीबत में होती है। इसके अलावा वह अमीर है, बिल्कुल एक आदमी के आकार के एटीएम की तरह। वांग घोषणा करता है कि वह निश्चित रूप से उसका है। वह चमकती आंखों से मोसन को देखती है और फिर उसे कसकर गले लगाती है। म्यू वांग निंकू को ताना मारता है और यह देखने के लिए मुड़ता है कि क्या वह छोटी कुतिया अभी भी उन हे देख रही है क्योंकि वह यह जानबूझकर कर रही है। मिंकू किसी भी क्षण गुस्से से फटने वाला है और वह वांग को इंतजार करने और देखने की चुनौती देती है क्योंकि एक दिन वह अपने घुटनों पर झुकेगी और निन्नू से उसे छोड़ देने की भीख मांगेगी। फिर गार्ड घोषणा करते हैं कि उसका राजकुमार जा रहा है और उन्हें फिर से रास्ता देना चाहिए। म्यू वांग अभी भी अपनी गाड़ी में लंबी कराह के साथ खुश है। वह सोचती है कि क्या रॉयल फैमिली में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीता है। उसे दया आती है जब वांग आकाश में जानवरों से लड़ने में व्यस्त था। तब मुआंग थोड़ा डरा हुआ दिखता है, लेकिन वह अपनी बहन को बताने की कोशिश करता है कि वह यहाँ है। वे मार्की की हवेली में पहुँचते हैं और भाई बहन खुशी खुशी हवेली के द्वार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उनका घर बर्बाद हो गया था। मार्की की हवेली में आग लगी हुई है और उनके नाम की प्लेट बता रही है कि यह मार्की की हवेली है। डिंगो किसी भी समय गिरने के लिए तैयार था। वांग जानती है कि यह उसकी दुष्ट बहनों ने किया था। मिंगुआन और मिंकू निर्दयी हैं। उन्होंने न केवल अपने दादा को देशद्रोही करार दिया बल्कि घर को भी जला दिया क्योंकि वे म्यू वांग और मुआंग को मारना चाहते थे। लेकिन अब जब वांग का पुनर्जन्म हो गया है तो वह ऐसी चीज को दोबारा नहीं होने देगी। वह उनके लिए इसे दोगुना कठिन बना देगी और वह सुनिश्चित करेगी कि वे उसे पीड़ित करें। लेकिन वह मवान एक प्यारा पिल्ला चेहरा बनाकर अपने राजकुमार को मनाने का प्रयास करती है और उससे पूछती है कि क्या वह उन्हें कुछ समय के लिए अपने हवेली में रहने की इजाजत दे सकता है, और जैसे ही उनकी हवेली का पुनर्निर्माण हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। हालांकि उसकी उपस्थिति अच्छी नहीं है। क्यूट अभिनय भी काम करेगा। वांग यहाँ तक कि उसे इस हवेली के नवीनीकरण के लिए कुछ पैसे उधार देने के लिए कहता है। यदि वह इतना अच्छा है और यह ज्यादा नहीं है तो शायद 10,000 चांदी की कहानियाँ पर्याप्त होंगी, जो लगभग $2 मिलियन लंबी है। मसान उसे जो कुछ भी चाहिए उसे देने के लिए सहमत है। वांग अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर सकती है जब उसके राजकुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हाँ कह दिया। वह वर्तमान में संदेह से भरी हुई है और आश्चर्य करती है कि राजकुमार उसके प्रति इतना दयालु क्यों है, जबकि उसका परिवार काफी अमीर और शक्तिशाली है। महान को बाघ की संख्या की भी आवश्यकता नहीं है जो 5 लाख सैनिकों को नियंत्रित कर सकती है। तो क्या यह वांग ने मैसन को कसकर पकड़ लिया और उसके गाल पर एक चुंबन दे दिया। यदि उसका कोई और इरादा होता तो राजकुमार उसे अप्रत्याशित रूप से तुरंत दूर धकेल देता। लंबी करा शर्म महसूस करती है और उस पर मुस्कुराती है।
वह वांग से पूछता है कि क्या वह उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही है। वह नहीं जानती कि क्या करे और सोने का नाटक करती है। अंदर से वह हैरान है कि राजकुमार वास्तव में उसमें दिलचस्पी रखता है और महिलाओं के लिए उसका स्वाद काफी विशेष है। म्यू वांग जोर से जम्हाई लेती है और अपने राजकुमार से कहती है कि वह बहुत नींद में है। वह उससे यह भी पूछती है कि क्या वह अभी सो रही थी और खुद को तानती है। लंबी करा अपना चेहरा ऊपर उठाती है और कहती है कि वह सोते समय बहुत शरारती थी और उससे पूछती है कि क्या उसने उसका कोई सपना देखा था। मैसन वांग के चेहरे के करीब झुक जाती है और उसका सुंदर चेहरा देखकर उसके लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। राजकुमार उसके होठों के करीब आता है। हालांकि वांग जानता है कि मेल बॉर्न शिकारी होते सेडान डब्ल्यू मोसन को लगता है कि जैसे ही वे राजकुमार रीजेंट लुओ जाओ के महल में पहुंचते हैं, उनकी बातचीत अधिक से अधिक दिलचस्प होती जा रही है। जियाओ राजकुमार का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। वह राजकुमार रीजेंट की चचेरी बहन है जो एक मोहक और महान नाटक रानी है। वह कमजोर प्ले और रोल पसंद करती है और हमेशा खुद को दूसरों द्वारा नीचे धकेले जाने की कल्पना करती है। यह भी कहा जाता है कि वह एक बार गुलान थिएटर में थी जो एक रेल थी। लेडी लू खांसने लगती है और उसकी नौकरानी चिंतित हो जाती है क्योंकि लेडी लू उनकी सलाह नहीं सुनती है। नौकरानी उसे बताती है कि शाही चिकित्सक ने कहा है कि उसे अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। लेडी ले उसे बताती है कि वह ठीक है और वह मोशन के लिए इंतजार करने को तैयार है। जाओ जियाओ की खांसी के पीछे वास्तविक कारण यह था, लेबल पहले ही बिक चुके हैं। जियो जियाओ उसे बताती है कि वह खुश है क्योंकि इस हवेली में उसके साथ कोई कंपनी नहीं है, लेकिन जैसे ही माशान ने वांग का हाथ पकड़ लिया, लेडी एल अब खुश नहीं लगती। वे दोनों उसे अनदेखा करते हुए चले जाते हैं और वांग भविष्यवाणी करता है कि इन दिनों कुछ न कुछ जरूर आएगा। स्वादिष्ट भोजन मेज पर परोसा जाता है और वांग इन अद्भुत व्यंजनों को देखकर रोमांचित हो जाती है। वह जल्दी से लेडी लू की सीट पर अपने राजकुमार के बगल में बैठ जाती है। लू गौ परेशान हो जाती है और उसकी नौकरानी तर्क देती है कि यह सीट विशेष रूप से उनकी महिला के लिए है। पहले तो वांग उसे अनदेखा करती है क्योंकि वह भोजन से अपना पेट भरने में व्यस्त थी, लेकिन फिर वह नौकरानी से पूछती है कि क्या उसकी महिला का नाम इस कुर्सी पर लिखा है। नौकरानी क्रोधित हो जाती है और मुंह वांग पर चिल्लाती है और कहती है कि वह शिष्टाचार के बारे में कुछ नहीं जानती और उसकी महिला यहाँ बैठती थी। अभद्र व्यवहार किया और म्यू वांग ने नौकरानी को जोरदार थप्पड़ मारा। वांग ने उठकर मेज पर जोर से मारा, यह दर्शाते हुए कि वह एक सख्त लड़का है और जब वे अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं तो उन्हें धमकाया नहीं जा सकता। डब्लू मसान ने गार्डों को उसे कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। वांग उसके निर्णय के बारे में अनअवेयर था, लेकिन लिजो जियाओ और नौकरानी काफी संतुष्ट लग रही थी। लेडी ले खुश थी क्योंकि मसान वास्तव में उसकी परवाह करती थी, लेकिन उसे पता चला कि वांग को कुत्ते को खिलाना पर्याप्त नहीं है। दो गार्ड प्रवेश करते हैं और इसके बजाय वे नौकरानी को खींच कर ले जाते हैं। नौकरानी मदद के लिए चिल्लाती है और गार्डों को बताती है कि उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया है। लियो अयाओ राजकुमार के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे गलत व्यक्ति मिल गया है, क्योंकि वांग ही वह व्यक्ति होना चाहिए। वोंग मोसान उसे ठंडे भाव से देखता है और उसकी एक घूर इंगू कोर्ट में अपना भोजन समाप्त करने के बाद येन के लिए राजकुमार उसे बाहरी कोर्ट में रहने देता है। म्यू वांग आभारी है और अपने राजकुमार को धन्यवाद देता है। ऐसा लगता है कि वांग ने अभी अभी एक अद्भुत साजिश का खुलासा किया है, जहां राष्ट्रपति मूर्ख लड़की को अपना कार्ड देता है और उसे अपनी इच्छानुसार पैसा खर्च करने के लिए कहता है। उसकी काल्पनिक कहानी को एक मोटी लड़की और व्हीलचेयर में उसके राष्ट्रपति के रूप में नामित किया जा सकता है। लिजो शियाओ को लगता है कि यह बेहद अनुचित है क्योंकि उसने इस हवेली में सब कुछ सिस्टमैटिक रखा था, लेकिन राजकुमार ने अजनबियों के सामने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। इसके अलावा उसने बदसूरत मोटी महिला को गोदाम की चाबी दे दी। वह म्यू वांग को सबक सिखाने की कसम खाती है और अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बंद करती है कि उसमें से खून बहने लगता है।
एक दिन बाद वांग ने घर बसाना समाप्त कर दिया है और अब वह मार्शल आर्ट में हाईली स्किल्ड है और उसे लेडी लियू पर क्रश है। उसी समय जियो जियाओ प्रवेश करती है और गार्ड से कहती है कि उसे वांग के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए क्योंकि वह उनकी मेहमान है। लियोएल फिर से खांसता है और अपनी कमजोरी का नाटक करता है। गार्ड लेडी एल को पकड़ता है और अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत कमजोर है। वांग नाटक का आनंद ले रही है क्योंकि वह जानती है कि लेडी ली हमेशा एक कमजोर लड़की की तरह काम करती है, लेकिन राज से पर्दा उठाना आसान है। एल वांग चिल्लाती है और राजकुमार से अंदर आने की अनुमति मांगती है। गार्ड उस पर हंसता है और उससे कहता है कि वह खुद को शर्मिंदा न करे क्योंकि यह राजकुमार का निजी स्थान है और यहाँ तक कि लेडी लू भी वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन फिर मसान उसे अनुमति देता है और वांग को लेडी ले महान हमेशा उसकी हर बात मानता है। गार्ड जाओ शियाओ की मदद के लिए हाथ बढ़ाता है और उससे पूछता है कि क्या वह गुस्से में अस्वस्थ महसूस कर रही है। वह ट्रे फेंक देती है और गार्ड को वहां से चले जाने के लिए कहती है। न्यू वांग दरवाजा खोलती है और उसकी आंखें राजकुमार को चमचमाते पानी में शांति से आराम करते देखकर प्रसन्न होती हैं। उसकी चिंता का स्तर बढ़ जाता है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वांग घोषणा करती है कि वह आ रही है, लेकिन वह अपने राजकुमार के ठीक सामने रुक जाती है और उसके चौड़े कंधों और पतली कमर की प्रशंसा करती है जो एक उल्टे त्रिभुज के समान है। वह उसके मांसल एबीएस को छूने की कल्पना करती है, यह मानते हुए कि उसे बहुत अच्छा लग रहा होगा। थोड़ी देर बाद वांग नोटिस करती है कि यह सामान्य पानी नहीं है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन और विषरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पारंपरिक दवाएं पानी में डाली जाती हैं। यह सब और वह उससे कहती है कि वह इसके बारे में थोड़ा बहुत जानती है और उसने आज उसकी रक्षा की है, इसलिए वह उसे अपने पिछले जीवन में एक बड़ा उपहार देगी। म्यू वांग एक बेहद कुशल डॉक्टर था जिसने कई रोगियों को ठीक किया था और वह मानती है कि उसके पैर की मांसपेशियों को ठीक किया जा सकता है क्योंकि वे पूरी तरह से क्षीण नहीं होती हैं। लॉन्ग मोआन उसे बहुत ज्यादा चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसकी पत्नी है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। वह अजीब महसूस करती है लेकिन उससे पूछती है कि क्या वह उससे शादी करने के बारे में गंभीर है क्योंकि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। ये पंक्तियां दबंग राष्ट्रपतियों के बारे में कहानियों की तरह हैं। वे उसे हर बार अजीब महसूस कराती हैं जब भी वह उन्हें सुनती है। लॉन्ग मोआन स्पष्ट रूप से उसे बताती है कि हालांकि कई खूबसूरत महिलाएं हैं, वह सिर्फ वांग का आनंद लेना चाहता है और उनकी सुंदरता उसकी आत्मा जितनी सुंदर नहीं है। वह उस हेवनली क्राइसिस से छुटकारा दिलाता है जो उस पर पड़ा था। राजकुमार को एहसास होता है कि म्यू वांग उसकी नियति पत्नी है। वांग उससे कहता है कि वह इंसाइटफुल है क्योंकि वह यह भी बता सकता है कि उसकी आत्मा सुंदर है, लेकिन अंदर वांग को संदेह है कि राजकुमार रीजेंट ने उससे कुछ छुपाया होगा जिससे उसके रहस्यों को जानने में रुचि पैदा होती है। मसान उससे कहता है कि यदि वह उस पर विश्वास नहीं करती है तो वह उसे साबित कर देगा। राजकुमार उसका हाथ पकड़ता है और उसे घसीटता है, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिलती। दूसरी बार वह उसे और जोर से घसीटता है लेकिन कुछ नहीं होता। तीसरी बार वह उसे अपनी पूरी ताकत से बहुत जोर से घसीटता है लेकिन वह एक पहाड़ की तरह स्थिर है। म्यू वांग उससे तंग आ चुका होता है और उसे बताता है कि वह एक लड़की है और उससे पूछता है कि वह उसे क्या समझता है। वांग उसके दोनों हाथ पकड़ता है और मशान को पानी से बाहर खींचता है और वह पूरी तरह से नग्न है। वह तुरंत माफी मांगती है क्योंकि वे एक दूसरे से असहमत थे। इसके विपरीत राजकुमार उसे अपने पास खींचता है और उसके गले में एक जंजीर डाल देता है। वह उसे बताता है कि यह जेड पेंडेंट उसके पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था और वह इसे हर समय पहनता रहा है। यह जीवन शक्ति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। सौभाग्य से वह उसे मारने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि वह लगभग सोच रही थी कि वह
मरने वाली है। विलाप जंजीर को बंद करने के लिए खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जंजीर बहुत छोटी है। वह कोशिश करना बंद कर देता है और उसे उसकी कलाई के चारों ओर लपेट देता है। लंबी विलाप उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और उसे उसकी अनुमति के बिना इसे नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि म्यू वांग लोंग मसान का है। वांग को लगता है कि वह कोमल लगता है, लेकिन दमन की एक मजबूत भावना है कि हर कोई उसके आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। वह उसके अच्छे और बुरे पक्षों की तुलना करती है। वह सोचती है कि फीनिक्स जेड और जाहिर है यह मूल्यवान है, इसलिए ऐसा लगता है कि उसका राजकुमार वास्तव में उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पुनर्जन्म का उद्देश्य शादी करना नहीं है। म्यू वांग अपने राजकुमार को बताता है कि पूरे सम्मान के साथ वह अब इतना जहरीला है कि उसने अपने पैरों को हिलाने की क्षमता भी खो दी है और जब वह चलता है तब भी उसे सहारा देना पड़ता है। वह सोचती है कि क्या उसके शरीर का कोई अन्य भाग किसी तरह से ठीक चलता है। मसान उसे अपनी बाहों में छोड़ देता है और उसे बताता है कि वह उसे अभी दिखाएगा। वांग सोचती है कि क्या यह तथाकथित जबरदस्ती प्यार है। वह उसके जवाब का इंतजार करती है, लेकिन लॉन्ग मोशन रोना शुरू कर देता है, जिससे उसे लगता है कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। वोंग अपने राजकुमार के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। वह माफी मांगती है क्योंकि वह उसकी दुखती रग को छूती है और उसे बताती है कि वह उसे पूरी तरह से समझती है। उसे बताता है कि उसका प्यारा चचेरा भाई उसे टॉनिक देने आ रहा है और यदि जियो जियो उन्हें इस तरह देख लेगी तो वह बहुत चिढ़ जाएगी। माशान उसे बताता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वांग यह कहकर बहस करता है कि निश्चित रूप से उसे आपत्ति है। राजकुमार श्वान को गले लगाता है और उसे लेडी ले को इसे करीब से देखने देने के लिए कहता है। महान लेडी लेव को अंदर आने के लिए कहता है और यहाँ वांग राजकुमार को परेशान करता है। वह अपने पेट पर मसान को संतुलित करने की कोशिश करती है और वह चिल्लाता है क्योंकि वह गिरने वाला है। ली गौ अब और दृश्य नहीं देख सकती क्योंकि यह वास्तव में एक न्यूर है। वह आश्चर्य करती है कि राजकुमार उस मोटी महिला को क्यों पसंद करता है, लेकिन उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो राजकुमारी का दर्जा उसका नहीं होगा, लेकिन जियाओ इसे पाने के लिए बेताब है। ली जियाओ कहती है कि उसे बहुत चक्कर आ रहा, चिकित्सक को बताएं कि लेडी लू पूरे दिन अंदर रहती है और अक्सर कमरे में रोती है। वह डॉक्टर से विनती करती है कि उसे बचाने की पूरी कोशिश करे। एक अन्य नौकरानी चिकित्सक को बताती है कि उसकी महिला ने कल रात खून भी खांसा था और अगर उसे महिला द्वारा छिपाया गया पर्दा नहीं मिला होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि लेडी लू इतनी बुरी तरह बीमार थी। म्यू वांग ने लेडी ली की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि रंग तैयार है और नाड़ी स्थिर है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह बेहोश होने का नाटक कर रही है। डॉक्टर राजकुमार को सूचित करता है कि हेमोप्टीसिस अवसाद के कारण होता है और जब तक अवसाद और उसका दिल मुक्त है वह ठीक रहेगी, अन्यथा यदि लेडी लू पूर्णिमा की रात तक इसी तरह कमजोर रही तो वह उसे अपना खून नहीं दे पाएगी। म्यू वांग पूर्णिमा की रात को खून देने के बारे में जानकर रोमांचित है और आश्चर्य करती है कि इस अजीब प्राचीन राजवंश में न केवल रहस्यमय धड़कने हैं, बल्कि उसका राजकुमार एक पिशाच है। वह कल्पना करती है कि मोसान लेडी लू को ले जा रहा है क्योंकि उसका भोजन का समय संदेह से भरा हुआ है। वांग राजकुमार का मुंह खोलकर उसकी जांच करता है। तीखे दांतों वाली लॉन्ग मोशन उसे बताती है कि उसे गलत विचार आया है क्योंकि वह उसके खून का इस्तेमाल जहर को ठीक करने के लिए कर रहा है। श्वांग को पता चलता है कि राजकुमार उसे सिर्फ इसी उद्देश्य से घर में रखता है और वह उसे अप्रत्याशित रूप से पसंद नहीं करता है। लेडी एल ने राजकुमार के सामने घुटने टेक दिए और शिकायत की कि लेडी लू खुद को परिवार में योगदान देने के लिए तैयार है, लेकिन राजकुमार ने उसे कभी यह दर्जा नहीं दिया, इसलिए वह उदास हो गई और खून की खांसी हुई। उसने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि उसे आज अपने लिए कुछ कहने का साहस करना था और अगर राजकुमार ने उसे राजकुमारी की उपाधि दी होती तो यह इस तरह नहीं होता। वांग समझती है कि लियू जाओ जियो नाटक कर रही है।
लॉन्ग मोआन स्पष्ट करती है कि उसने वादा किया है कि इस पूरे जीवन में केवल एक महिला ही उसकी पत्नी बन सकती है और उसके पूरे जीवन काल में उसकी केवल एक ही पत्नी होगी और वह है श्वांग। राजकुमार के कथन ने वांग को चकित कर दिया और लूजो जियो को चिंतित कर दिया। लेडी लू का एकमात्र उद्देश्य राजकुमार की पत्नी बनना था। हालांकि वह महिलाओं के बीच इस तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती थी। चूंकि मासिन ने उसे बेघर होने पर आश्रय दिया था, इसलिए वह उसके लिए इस षड्यंत्रकारी लड़की से निपट सकती थी। वांग चाय के एक बर्तन के साथ ली जियाओ की ओर जाती है। वह जियाओ को अपनी बहन मानती है और उसे बताती है कि वह बहुत सुर्ख दिखती है और उसे बुखार होना चाहिए। छोटा शैतान और श्वांग आ जाते हैं और वह ली जाओ जियो को कुछ चाय देने के लिए तैयार है ताकि वह शांत हो सके। लेडी एल सोचती है कि यह मोटा आदमी क्या करने जा रहा है। नौसेना वांग चाहती है कि जियो जियो खुद को मौत के घाट उतार दे। म्यू वांग अपनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध रणनीति लागू करती है और बिस्तर पर गिर जाती है और लेडी लेव पर अच्छी मात्रा में चाय छिड़कती है। वह दिखावा करती है कि यह गलती से हुआ। जब नौकरानी उसके साथ हस्तक्षेप करने आती है तो श्वांग घूमती है और नौकरानी पर भी चाय छिड़कती है। म्यू वांग एक बेहद मूर्ख लड़की की तरह उसकी वजह से सभी गीले हैं। वह कहती है कि वांग ने उसे पंजा मारने की हिम्मत की थी, अन्यथा वह उसे कभी नहीं छूती इस डर से कि उसका लार जियो शियाओ के हाथों को गंदा कर देगा। म्यू वांग उसके खराब स्वास्थ्य और कम मनोबल के बारे में पूछताछ करते हुए उस पर मुस्कुराता है, क्योंकि वह इस समय इतनी ऊर्जावान दिखती है कि ऐसा लगता है कि डब्ल्यू वांग की चाय ने वास्तव में अच्छा काम किया है। लेडी ल्यू क्रोधित हो जाती है और श्वांग को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन मसान उसे रोक देता है। वह उससे कहता है कि वह पहले भी उसके साथ बहुत अधिक उदार रहा है और इसलिए अब वह उसके साथ इतना दुस्साहस करने की हिम्मत कर रही है। जियो शियाओ खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजकुमार कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। मिशन घोषणा करता है कि भविष्य में यदि कोई भी कुछ बुरा कहने और श्वांग को दुखी करने की हिम्मत करता है तो वह उस व्यक्ति को गंभीर रूप से दंडित करेगा। वह जियो शियाओ को एक तरफ फेंक देता है और वांग के साथ चला जाता है। लेडी ली दुनिया घाव से खून बह रहा है और श्वांग दर्द में लग रहा है। उसे अब यह पता लगाना है कि कैसे जीवित रहना है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस गोलमटोल शरीर के साथ कुछ भी करना सुविधाजनक नहीं है। वह सिल्वर टाइगर से अपने भयानक पतन को याद करती है और कैसे वह कई चालों के बाद थक गई थी। दूसरों के साथ लड़ने की बात तो छोड़ ही दे, हजारों पुरुषों को आकर्षित करने की बात तो दूर, उसकी उपस्थिति एक आईसोर है। वांग ने घोषणा की कि पहला कदम वजन कम करना और अपने सुडौल और लंबे पैरों को वापस पाना है। वह जानती है कि बीएमआई तकनीक इतनी अच्छी है कि अकेले आहार पर जाना बेकार है। यह केवल व्यायाम के माध्यम से वजन कम करने के लिए विश्वसनीय है और उसे अभी भी लड़ने के लिए किसी को ढूंढना है। वांग को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है और वह अपनी कलाइयों को देखती है। सुनहरे पीले रंग की रोशनी कंगन से घूमती है और वह अचानक दूसरी जगह पहुंच जाती है। वह सोचती है कि क्या हो रहा है, अपने मालिक से उसके कंधों की मालिश करने की अनुमति मांगती है। वांग को यह अजीब लगता है क्योंकि उसे कमरे में होने की याद आती है और आश्चर्य होता है कि क्या वह अब एक सपने में है। वह कठिन समय से गुजरने के लिए दोनों को अपने गालों से पकड़ती है। क्वे वांग ब्रेसलेट पर ताली बजाता है। वह परिष्कृत रूप से उसे बताता है कि लेकिन यह एक सपना नहीं है, यह रोज फिंच जेड ब्रेसलेट में एक क्षेत्र है और वे क्षेत्र में जेड की आत्माएं हैं। जे काफी उत्साहित दिखता है और वांग को बताता है कि वे लाखों साल पहले पैदा हुए थे और उनके पूर्व मालिक के निधन के बाद से सैकड़ों हजारों साल हो चुके हैं। तब से वे एक नए मालिक की प्रतीक्षा में एक गहरी नींद में हैं, जब तक कि वांग के खून ने उन्हें जगाया नहीं। अगले क्यू ने श्वांग को किताबों का ढेर दिया और उसे खुद उन्हें पढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे सामग्री समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सर्वोच्च स्वर्ग महाद्वीप पर महाद्वीपताओं विश्वास है। पदानुक्रम काई परिसंचरण के स्तर पर आधारित है। काई के स्तर के अनुसार 3 महाद्वीप है, अर्थात निम्न स्तरीय महाद्वीप, मध्य स्तर का महाद्वीप और उच्च स्तर का महाद्वीप, जिसमें प्रत्येक में सैकड़ों देश और हजारों शहर हैं। यहूदी बताते हैं
कि सर्वोच्च स्वर्ग महाद्वीप केवल एक निम्न स्तरीय महाद्वीप है और यह काई से कम है। वांग को उन्नत करने के लिए अपनी खेती में तेजी लाने की जरूरत है ताकि वह उच्च स्तर के महाद्वीप पर जा सके। क्यों यह कहकर निष्कर्ष निकालता है कि खेती का स्तर कांस यह चांदी, सोना, प्लेटिनम, हीरा और इसी तरह के खेल के स्तरों की तरह है, इसलिए वांग के पास वर्तमान में कोई मानक स्तर नहीं है और यदि वह अन्य महाद्वीपों में जाना चाहती है तो बेहतर होगा कि वह पहले हीरे के स्तर पर पहुंच जाए। एक खेल के उल्लेख के बारे में सुनकर वांग उत्साहित हो जाती है, जे उसे बताता है कि रियलमैन स्तर क्यू पुष्टि करता है कि यह सही है और वांग जम जाता है। डू फिर क्यू को डांटते हुए कहता है कि इतने सालों के बाद भी वह ऐसा ही है। उसे मित्रवत होने की जरूरत है क्योंकि जागृत होना बहुत कठिन है और उन्हें अपने मालिक की मदद करनी होगी ताकि वे बेहतर जीवन जी सके। ज्यू वांग को बताता है कि उसे क्यू की बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वह भगवान द्वारा धन्य है। उसके पास सभी जानवरों को बुलाने की एक प्राकृतिक क्षमता है और वह एक दुर्लभ अमर स्पिरिचुअल शरीर है, इसलिए जब तक वह स्पिरिचुअल फार्मिंग शुरू करती है वह निश्चित रूप से महान प्रगति हासिल करेगी। जो एक छेनी के साथ जमे हुए म्यू वांग को खोलने की पूरी कोशिश करती है। वांग इसे मजाकिया पाता है और आपसे सवाल करता है कि इस तरह का मोटा शरीर एक अमर शरीर कैसे हो सकता है, लेकिन पिछली बार वह अपनी शंका को स्पष्ट करने के लिए अपनी ताकत का सिर्फ 10% उपयोग करने के बाद शक्ति समाप्त हो गई थी। वीडियो जिसमें एक महिला छोटी श्वान को कुछ औषधीय सूप खिलाती है क्योंकि वह खराब स्वास्थ्य में है, जे बताती है कि डब्ल्यू वांग के माता पिता लापता हो गए थे जब वह अभी भी एक बच्ची थी, जिसके बाद वह अपने चाचा के साथ रहती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके बच्चों को अधिक संपत्ति का हिस्सा मिल सके। उसके चाचा के परिवार ने उसे हर दिन दवा पीने के लिए कहा ताकि उसकी मेरिडियन अवरुद्ध हो जाए और वह खेती नहीं कर सके और श्वान मोटा हो गया। वांग आश्चर्य करता है कि वे कितने क्रूर हो सकते हैं। जू यह कहकर जारी रखता है कि उसके मोटे होने के बाद उसकी प्रदर्शन करने की क्षमता प्रभावित हुई और यही कारण है कि वह लगभग नुकसान से पीड़ित थी। इससे पहले कि वह स्पष्ट करती है कि रुकावट को मेरिडियन फैलाव अमृत के साथ हल किया जा सकता है, जो वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। वांग को यह समझने में थोड़ी देर हो गई। उसे इस तथ्य का लाभ उठाना चाहिए कि इस दुनिया में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए उसका पुनर्जन्म हुआ है। 2 घंटे बाद कई बार कोशिश करने के बाद कीमिया स्टोव फिर से टूट गया। वांग परेशान है क्योंकि वे अनगिनत बार असफल होते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या यह वास्तव में संभव है। क्यों उसे यह बताकर समझाता है कि कीमियागरों को अपने दिमाग को विदेशी आग के साथ जोड़कर गर्मी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है और वह जे द्वारा आग के थूक से जो अमृत बना रही है वह बहुत अलग है। जो वांग को प्रोत्साहित करती है यह बताकर कि जिन्होंने अमृत को परिष्कृत करना सीख लिया है उन्हें सैकड़ों बार असफल होना पड़ता है। श्वांग ने बर्तन के पास एक गोल वस्तु देखी जो सोने की तरह दिखती है। जेडब्ल्यू आश्चर्यचकित है और उसे बताता है कि यह एक बारी वाले अमृत का अर्धतैयार उत्पाद है। जेडब्ल्यू अमृत के विभाजन को समझाता है और प्रतिभाशाली होने के लिए अपने गुरु की प्रशंसा करता है। वांग आश्चर्य हमेशा उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। एक और अमृत लेने और आराम करने के बाद वांग सामान्य हो जाती है। वह अब अच्छी तरह से जानती है कि उसे आत्मनिर्भर होना है। सांगिन की एक नौकरानी उसके कमरे में घुसती है और उसे बताती है कि युवा मास्टर म्यू ने खून पी लिया है। वांग तुरंत बाहरी अदालत की ओर भागती है और जल्द ही पता लगाती है कि वाई हैंग वास्तव में एक घास के मैदान में रह रहा है और बुरी नौकरानियों ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। क्या आप हैंग एक भयानक हालत में बिस्तर पर झूठ बोलते हैं? सांगिन ने वांग को सूचित किया कि यहाँ के सभी प्रभारी लेडी ले के नौकर हैं और वे जानबूझकर युवा मास्टर मू के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कमरे में बहुत ठंड है और साथ ही नहाने का पानी भी ठंडा था और जब सांगिन ने उसके लिए कुछ दवा लाने की कोशिश की तो अन्य नौकरों ने उसे हस्तक्षेप किया। म्यू वांग को पता चलता है कि लिजो जाओ स्पष्ट रूप से अपने भाई पर अपना गुस्सा निकाल रही है क्योंकि वह उस पर सीधे हमला करने में असमर्थ है क्योंकि लेडी ली उनसे बहुत जुड़ी हुई है। वांग राजकुमार के साथ फ्लर्ट करते हैं। वे यहाँ तक कहते हैं कि वांग और उसका भाई बदकिस्मत है और वे चाहते हैं
कि वे मर जाएं। म्यू वांग इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उन पर एक हथियार से हमला करता है, जिससे वे डर के मारे कांपने लगते हैं। वांग उनसे पूछता है कि क्या उनकी मां ने उन्हें यह नहीं सिखाया है कि किसी के पीठ पीछे उनके बारे में कुछ बुरा न कहें। वह गार्डों को आदेश देती है कि वे उन्हें 50 बार कोहराम मचा दें। जैसे ही गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं, वे वांग से बहस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि राजकुमार के अलावा कोई भी यहाँ दूसरों को दंडित नहीं कर सकता, और वे उससे राजकुमार से श्रेष्ठ होने के बारे में भी सवाल करते हैं। नौकर म्यू वांग को कुतिया कहते हैं और उसे अपमानित करने की कोशिश करते हैं। वांग उन्हें मौत की निगाह से देखता है और नौकरों को याद दिलाता है कि वह राजकुमारी है और वह जो चाहे कर सकती है। लंबी करा दूर से दृश्य का आनंद लेती हुई प्रतीत होती है। नौकर राजकुमार के सामने घुटने टेकते हैं और उसे बताते हैं, गलत दृश्य में राजकुमार ने पहरेदारों को नौकरों को धुंधला करने और उन्हें बाहर निर्वासित करने का आदेश दिया। उन्होंने पहरेदारों को बाहरी अदालत में सभी नौकरों को बदलने के लिए भी कहा। नौकर दया की भीख मांगते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मसान अपने हाथ में शांग का हाथ लेता है और उसके हाथ को चूमता है और उसे बताता है कि उसे खुद नौकरों को दंडित करने की जरूरत नहीं है, उसे बस इसे उसके लिए छोड़ देना चाहिए। वांग ने पाया कि यह एक अच्छा अवसर है और राजकुमार को बताता है कि उसका बेचारा भाई इन दिनों बहुत कमजोर हो गया है। विलाप उसे बताता है कि यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा है और वह किसी को तुरंत कुछ मूल्यवान दवाइयां भेजने के लिए कहता है, जिसे वांग ने तुरंत मंजूरी दे दी। जैसे ही दवाइयां वितरित की जाती हैं, म्यू वांग इसे अपने भाई को खिलाती है। युआन इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त करता है कि हवेली के लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि उसे राजकुमार के साथ बहुत अंतरंग नहीं होना चाहिए। वांग उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक हो जाएगी और उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। मुआंग को खेद है कि वह अपनी बहन की रक्षा करने में असमर्थ है, लेकिन वांग ने उसे आश्वासन दिया कि वह निश्चित रूप से उसे कुछ ठीक कर देगी। लोगों ने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान युहांग के खिलाफ साजिश रची थी। जब वह छोटा था तो उसने बहुत कुछ सहा होगा। ऐसी त्रासदी का अनुभव करने के बाद वांग को याद आता है कि द रियल में सभी प्रकार की कीमिया की किताबें हैं और उसे ठीक होने में मदद करने के तरीके होने चाहिए। म्यू वांग ने कहा कि चाहे कुछ भी हो वह अपने भाई को फिर से मजबूत बनाएगी। म्युआंग बगीचे में एक उज्जवल छोटे फूल की तरह है और वांग उसे सिर्फ अपनी जवानी की ऊंचाई पर तबाही से पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ सकता है। आश्वस्त रहे, वांग उसे जल्द से जल्द सही अमृत बनाने के लिए एक सामान्य शरीर में वापस लाने में मदद करेगा। म्यू वांग ने इस समय अपना वजन कम करना शुरू कर दिया है। उसके लिए एक फिटनेस विशेषज्ञ के लिए अगर वह चाहे तो पतला होना आसान है। वह महिला जो पामेला के व्यायाम और बैले को चुनौती देने की हिम्मत करती है। सुंदरता कभी हार नहीं मानती। तभी राजकुमार उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे बताता है कि वह भूखी है। ऐसा लगता है कि भोजन राजकुमार की तुलना में अधिक आकर्षक है। वांग भोजन के प्रलोभन का विरोध करने में बुरी तरह विफल हो जाता है। वह एक सुखद दुखद क्षण का अनुभव करती है और अपने राजकुमार से कहती है कि वह बहुत अच्छा है क्योंकि उसने उसे रात में यह चिकना भोजन दिया और वजन घटाने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। लंबे समय तक मोसान वांग की आंखों में देखता है और उसे बताता है कि वह बिल्कुल भी मोटी नहीं है और उसे वजन कम करने की जरूरत नहीं है। वह उसे एक हाथ से गले लगाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसे बताता है कि उसकी नजर में श्वान काफी पतला है। वांग उसके भोजन को चबाना जारी रखता है और जोर से डकार लेता है। वह सारा भोजन खत्म कर देती है और अपने पेट को थपथपाते हुए कहती है कि उसने एक पिग से ज्यादा खा लिया है। श्वांग आधी रात के नाश्ते के लिए अपने राजकुमार को धन्यवाद देती है और उससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है। अगर उसके पास और कुछ करने को नहीं है तो बेहतर होगा कि वह वापस आ जाए। लंबे समय तक मसान आश्चर्यचकित होती है कि वांग हमेशा उसे दूर क्यों धकेलता है। वह उससे कहता है कि उसके पास करने के लिए कुछ और है और उसके पास जाता है।
राजकुमार उसका चेहरा पकड़ता है और उससे कहता है कि उसके पास सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। वह उससे कहता है कि वह छोटे सुअर रखना चाहता है। वांग जल्दी से उसकी पकड़ से छूट जाती है क्योंकि वह उससे कहती है कि उसका मुंह बहुत चिकना है और उसे पहले इसे साफ करने की जरूरत है। महान उसका हाथ पकड़ता है और उसके करीब झुकता है। वह उससे कहता है कि उसे अपना मुंह साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसके लिए यह कर सकता है। जैसे ही वह उसके करीब जाता है, बिस्तर चरमराता है। अगले ही पल बिस्तर का सिर टूट जाता है और वांग गिरने वाला होता है, लेकिन महेन उसे वापस खींच लेता है। बेचारा राजकुमार वांग के साथ घसीटा जाता है और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। न्यू वांग राजकुमार के ऊपर गिर जाता है। वह उठने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहसिन बिल्कुल भी हिल नहीं सकता है। नौकर राजकुमार की मदद करते हैं और उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में ले जाते हैं। वांग को एहसास होता है कि वजन कम करना जरूरी है। अगले दिन पूरे हवेली में अफवाहें फैल उसे अपने सुंदर भाई को ठीक करने के लिए अमृत भी बनाना होगा। वांग क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसने जो अमृत बनाया था वह सभी अर्धतैयार उत्पाद थे और आश्चर्य करता है कि क्या स्टोव में कुछ गड़बड़ है। क्यों प्रकट होता है और सुझाव देता है कि उसे अपने भीतर कारणों को खोजना चाहिए। जू उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन क्यों यह कहकर जारी रखता है कि कई कीमियागर उस विदेशी आग को मिला देते हैं जो उनके पास कीमिया से पहले थी, और चूंकि वांग के पास अब विदेशी आग नहीं है, इसलिए वह अपनी इच्छानुसार गर्मी को नियंत्रित नहीं कर सकती। वांग उसे ध्यान से सुनता है और उससे पूछता है कि वह विदेशी आग कहाँ ढूंढ पाएगी। जे सुझाव देता है कि वे दोनों नीलामी में जा सकते हैं और उसे ढूंढ सकते हैं क्योंकि वहाँ उपयुक्त आग हो सकती है। वांग नीलामी शब्द के बारे में सोचता है जहाँ लोग अपनी चीजें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचते हैं, और युहांग का पुराना दुश्मन। उसे आश्चर्य होता है कि वांग इतनी आलीशान जगह पर कैसे आ गई और वह मानता है कि अब उसके पास पैसे हैं। राजकुमार के करीब आने के बाद न्यू वांग युवा ड्यूक गोनान का अभिवादन करती है और उसे बताती है कि उसने उसे बहुत समय से नहीं देखा है और वह इतना बूढ़ा हो गया है कि वह उसे लगभग पहचान नहीं पाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, अन्यथा गुर्दे की कार्यक्षमता उसे बूढ़ा बना देगी। डुनान गुस्से में जलता है, लेकिन वांग रुकने के मूड में नहीं है। वह उसे सलाह देती है कि वह बुरी चीजों में लिप्त न हो, अन्यथा उसे युवा होने पर भी मनोरंजन के लिए दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, और यदि उसके शरीर के किसी कीमती हिस्से को कुछ हो जाता है तो वह धोखा खा जाएगा। रेस्तरां में बैठा एक सुंदर युवक न्यू वांग को काफी दिलचस्प पाता है। वह जैन से पूछता है कि वह कौन है। जैन को आश्चर्य होता है कि वह किस लड़की के बारे में पूछ रहा है। सैन उसे खींचती है और उसे बताती है कि वह मार्की मुवान के हवेली की तीसरी महिला है। वह यह कहकर आगे बढ़ाता है कि वह बहुत साधारण और डरपोक है और वह चौथी के प्रति आसक्त थी। प्रिंस बिफोर जैन ने उसे यह भी बताया कि वह अब प्रिंस रीजेंट के घर में रहती है। सॉन्ग अपने हाथ के पंखे से जिन को छूता है और उसे बताता है कि उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा है और वह वास्तव में साधारण नहीं है। जेड विश्वास नहीं कर सकता कि योंग वांग का बचाव कर रहा है और योंग से कहता है कि वह अधिक सहिष्णु और कम नखरेबाज लगता है। योंग ने कहा कि सुंदर उपस्थिति हमेशा एक जैसी होती है, जिस पर जेन ने कहा कि एक दिलचस्प मोटा पेट बहुत दुर्लभ है। योंग ने उससे कहा कि उसे सिर्फ बात करनी चाहिए, लेकिन उसे उससे चिपके नहीं रहना चाहिए। जिन आश्चर्यचकित है और योंग से पूछता है कि क्या वह पहले से ही यू वांग से प्यार करता है। न्यू वांग युवा ड्यूक गोनान से पूछता है कि क्या उसे टॉनिक की जरूरत है। वह उसे कुछ कुशल अमृत भी प्रदान करती है और उन्हें उसके लिए सुझाती है। उससे परेशान होकर उसने वांग को एक मोटी कुतिया कहा और उससे कहा कि वह सिर्फ ईर्ष्या कर रही है क्योंकि वह अवांछित है। न्यू वांग युवा ड्यूक गोनिन को अपने कंधों पर थपथपाता है और उसे पिता बनने पर बधाई देता है। उनके चारों ओर इकट्ठा हुए लोग बच्चे और उसके असली पिता के बारे में चर्चा करते हैं। वांग उसका नाम बदलने का सुझाव देते हैं। ड्यूक ने धोखा
दिया और उससे कहा कि वह काफी मजबूत है। गोनान अपनी तलवार खोलता है और घोषणा करता है कि वह वांग की जीभ काट देगा और देखेगा कि वह बात कर सकती है या नहीं। उसके बाद सॉन्ग खतरे को भांप लेता है और उसे बचाने के लिए रेस्तरां की गैलरी से कूद जाता है। वह डब्ल्यू पर हमला करता है, लेकिन इसके बजाय वह उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जमीन पर पटक देती है। यहाँ सॉन्ग जो ऊपर से कूद गया था वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है और वह खुद को रोक नहीं सकता। म्यू वांग उसे नोटिस करता है और उसे तुरंत पकड़ लेता। भाई, तुम हिसाब चुकाओ। स्वांग ने योंग को नीचे गिरा दिया और घोषणा की कि आज सबसे अच्छा समय है, क्योंकि पिछली बार उसने प्रतियोगिता जीतने के लिए उसके भाई के साथ चाल चली थी। वह उसे आधे महीने में फिर से मुहेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती देती है। युवा ड्यूक गोनान और मुहेंग के बीच द्वंद्व युद्ध में जहां दोनों मौत तक लड़ सकते हैं, वह अपने भाई से कहती है कि उसे डरना नहीं चाहिए और निश्चित रूप से बदला लेना चाहिए। युहांग में ऊर्जा की एक त्वरित चिंगारी है और वह अब चुनौती के लिए तैयार लगता है। कई महीने पहले जब युवा ड्यूक गोनान और मुहेंग के बीच एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुई थी और युआंग ने उससे कहा था कि यदि वह आज जीत गया तो ड्यूक अपनी इच्छा से लड़कियों को लूट नहीं सकेगा। युवा ड्यूक गोनान ने योहेंग से वादा किया कि वह उसे बहुत बुरी तरह से हराएगा। जब लगभग समय हो गया, मुआंग अचानक अपनी ताकत खोने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर जाता है और महसूस करता है कि भतीजे भीड़ में से एक व्यक्ति टिप्पणी करता है कि मू परिवार का दूसरा युवा मास्टर कुत्ते की तरह फर्श पर घुटने टेक रहा है। युवा ड्यूक गोनान युहांग से पूछता है कि वह अब अभिमानी क्यों नहीं हो रहा है और वह वाई हैंग के कानों में फुसफुसाता है कि उसे निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि वह उसे आज नहीं मारेगा। डी गोनान उसके हाथ पर मुहर लगाता है और युहांग आंतरिक रूप से इतना घायल हो जाता है कि वह खून थूकता है। वह म्यू हैंग से कहता है कि उसके जैसे प्रतिभाशाली लड़के के लिए मरने की तुलना में एक बेवकूफ के रूप में जीना अधिक पीड़ादायक है। युआंग बेहद गुस्से में है, लेकिन वह इसे व्यक्त करने में असमर्थ है। युवा ड्यूक युहांग से कहता है कि वह उसे अपनी शराब से खुश करे। इस बीच वांग प्रकट होता है और अपने भाई से युआन की हालत को देखते हुए भागने को कहता है। वांग के आंसू अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। वह अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे रोक देते हैं क्योंकि वह अंदर नहीं जा। पिछली बार उसने दी गई चुनौती को स्वीकार किया और उससे कहा कि वह उन्हें ठीक आधे महीने बाद शहर के गेट पर अखाड़े में देखेगा। म्यू वांग ने कहा कि जो आने की हिम्मत नहीं करता वह कायर है। गोनान अपनी उपपत्नी शेर के साथ प्रस्थान करता है और उससे कहता है कि उन्हें पहले छोटे अपंग लड़के के लिए एक ताबूत खरीदना होगा। सॉन्ग ने कहा कि म्यू वांग ने एक बड़ा जुआ खेला है। वांग उसे बताता है कि वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती है जिसके बारे में वह निश्चित नहीं होती है और अब जब उसने इसे बनाया है तो उसे यकीन है कि वह इसे जीतेगी। नया वांग ने अमृत को परिष्कृत करने का एक तरीका खोज लिया है जो वाई के शरीर को रिस्टोर कर सकता है। दायरे में रहना उसके लिए आधा महीना पर्याप्त होगा और अगर वह आज विदेशी आग प्राप्त कर सके तो प्रभाव और भी आश्चर्यजनक होगा। योंग जानता है कि यह गोलमटोल लड़की वास्तव में अलग है। यह नाश्ता विशेष रूप से उसके लिए तैयार किया गया है और महिलाओं को खुद के प्रति अच्छा होना चाहिए। योंग एक मीठा व्यक्ति है और सभी महिलाओं के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। मुआंग को लगता है कि वह बिना किसी कारण के वांग की चापलूसी कर रहा है। वांग विश्वास नहीं कर सकता कि एक और खूबसूरत आदमी उससे मोहित हो गया है और आश्चर्य करता है कि अगर वह सिर्फ एक शाही महल में चली गई और हर दिन 100 खूबसूरत और सुंदर लड़कों के साथ खेलना समाप्त कर देगी। उसे लगता है कि इस दुनिया में सुंदर पुरुषों का स्वाद काफी अजीब है क्योंकि उन्हें उसके जैसी मोटी महिला पसंद है। एक आदमी ने उन्हें बाधित किया और खुद को काइजो हॉल में खजाने के मूल्यांकन के प्रभारी व्यक्ति के रूप में पेश किया और उनसे पूछा कि नीलामी के लिए अमृत किसके पास है। मुवांग तुरंत अपने 6 घटक पोषण अमृत निकालता है। बूढ़ा आदमी नोटिस करता है कि यह एक अर्ध तैयार उत्पाद है और उसे बताता है कि वह स्वाद और ऊर्जावान महसूस करता है। उसकी किडनी की मरम्मत हो जाती है और वह अपनी जवानी में वापस आ जाता है। बूढ़ा आदमी अंदर से एक युवा सुंदर लड़के में बदल जाता है और वांग को लगता है कि यह एक घोर अतिशयोक्ति है
और उसे सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि पाठक उसके झूठे विज्ञापनों की रिपोर्ट कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी उसे आश्वासन देता है कि वह इस 6 घटक पोषण अमृत को इस गर्मी में सबसे लोकप्रिय उत्पाद बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रोमांचकारी खरीदारी के बाद बूढ़ा आदमी वांग को बताता है कि वह मिशन पूरा करने के लिए सम्मानित है और उसे शुद्ध लाभ प्रदान करता है। वह उसे बीच में रोकती है और उसे बताती है कि खुद पैसे गिनना रोमांचक है। कुल 14 मिलियन आता है सोने की कहानियां और वांग अमीर है। अब सोंगोंग ने स्वीकार किया कि उसकी आत्मा उसके पेट की तरह ही दिलचस्प है। न्यू वांग ने प्रबंधक से कहा कि वह सारा पैसा ले। वांग के लिए वह क्या चाहती थी उसके सुंदर भाई की मुस्कुराहट पैसों से 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोंग को न्यू वांग बहुत आकर्षक लगती है। जब उसे हजारों सोने के नुकसान का अफसोस नहीं होता है। जेड आश्चर्य करता है कि केवल डोंगिन राज्य के मेमने का राजकुमार योंग, जिसके पास अनगिनत पैसे हैं, इस तरह के असाधारण व्यवहार की सराहना करेगा। बूढ़ा आदमी सौदा होते ही प्रहार करता है और अगली वस्तु नीलामी के लिए एक दायरे का पत्थर रख देता है। जू तुरंत बाहर निकलता है और अपने मालिक से इसे खरीदने के लिए कहता है। वांग उससे पूछता है कि वह पत्थर क्यों चाहती है। जे उसे बताता है कि एक बार उसके पास पत्थर हो जाने के बाद न केवल जेड ब्रेसलेट का दायरा तय किया जा सकता है, बल्कि वह 2 स्तरों तक अपग्रेड भी कर सकती है। दूसरी ओर क्यू सीधी होने के कारण वांग से इसे खरीदने के लिए कहती है, क्योंकि वह इसे चाहता है। वांग चिल्लाता है, दावा करता है कि यह सिर्फ केक का एक टुकड़ा है, क्योंकि उसने अभी बहुत पैसा कमाया है। लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि पैसे और वह वास्तव में दिल टूट गया है। डोंग स्थिति को स्वीकार करता है और उसे बताता है कि उसने इसे प्राप्त किया। जिन को भ्रम की स्थिति में छोड़कर एसवाई वेटर को प्रबंधक को सूचित करने के लिए कहता है कि उसने सभी रियल्म स्टोन खरीद लिए हैं और उससे कीमत बताने के लिए कहता है। जिन को आश्चर्य होता है कि अमीर लोग हमेशा अपनी इच्छानुसार चीजें क्यों कर सकते हैं। एक बार सौदा हो जाने के बाद योंग रियल्म स्टोन वांग को उपहार में देता है। वह वास्तव में उसकी दयालुता की सराहना करती है, लेकिन पत्थर बहुत मूल्यवान लगता है। वांग आश्चर्य करता है कि एस यांग अपनी इच्छानुसार चीजें कैसे कर सकता है। राजकुमार की तरह डियोंग उसे बताता है कि अगर उसे इसे लेने में अजीब लगता है तो वह उसे एक रिटर्न गिफ्ट भी दे सकती है और वह जेड पेंडेंट मांगता है जो उसकी कलाई पर है। वांग जेड पेंडेंट को उसके पीछे छिपाता है क्योंकि यह लॉन्ग मोशन से है। उसके विचार यह सोचकर बेकाबू हो जाते और वह अपने छोटे भाई के साथ भाग जाती है। वह योंग को अपने समर्थक के साथ संबंध रखने की अनुमति नहीं दे सकती है। योंग सोचता है कि हथौड़ा क्या है, प्यार का उपहार मतलब। जिन जानता है कि योंग वह व्यक्ति था जो एक बार शाही उपपत्नी चयन दृश्य से भी भाग गया था और उसे यह परेशान करता है कि योंग अचानक उस मोटी महिला में दिलचस्पी ले रहा है। लंबे समय तक भागने के बाद न्यू वांग और युहांग एक खाली गली में पहुंचते हैं। उन्हें अचानक एक चेहरे पर मुखौटा वाले व्यक्ति ने रोक दिया। वह वांग को बताता है कि वह वास्तव में उसकी एक चीज में दिलचस्पी रखता है। वांग उससे पूछता है कि क्या वह उसके पैसे के लिए या उसकी सुंदरता के लिए उसके पीछे है। मुखौटा वाला आदमी उस पर हंसता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास वास्तव में सुंदरता है। अप्रत्याशित रूप से लंबी कराह गली में प्रकट होती है और आदमी से पूछती है कि क्या वह अपने श्वांग पर हंस रहा है। आदमी मशान से थोड़ी असहमति दिखाता है। वांग को अपनी महिला कहता है और वह उससे बहस करती है। आदमी उसे बताता है कि राजकुमार रीजेंट पुरुषों को पसंद करता है। यह एक अफवाह निकली क्योंकि वह मोटी महिलाओं को पसंद करता है। वांग क्रोधित हो जाता है और उसे बताता है कि एक गेंद की तरह गोलमटोल आदमी आखिरकार काम पर वापस आता है और वांग को बताता है कि क्षेत्र के पत्थर केवल तभी अपना कार्य कर सकते हैं जब उनका उपयोग उसके जैसे कीमियागरों द्वारा किया जाता है और युवा मास्टर ने वास्तव में उसे खजाना दिया था और यह एक बर्बादी है। वह उसे देने के लिए कहता है, लेकिन वांग उसे बताता है कि यह अब उसका है क्योंकि यह उसे दिया गया है और भले ही वह इसे फेंक दे, वह कुछ नहीं कर सकता।
बस वहाँ खड़े होकर देखता रह सकता है। वोंग मसान ध्यान केंद्रित करने और यह नोट करने में अच्छा है कि एक युवा मास्टर द्वारा वांग को कुछ मूल्यवान दिया गया है। मस्त आदमी वांग को बताता है कि वह राजकुमार रीजेंट के संरक्षण में सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि आज कौन सा दिन है। यह पूर्णिमा की रात है। लोंग मोएन के पैर में जहर पूर्णिमा की रात को प्रभावी होता है। राजकुमार का दावा है कि उसने इतने सालों तक चूंकि प्रिंस फुल मून की रात को स्पष्ट रूप से कमजोर होना चाहिए। डब्लू मोसन जानता है कि उसके पैर की हालत अब इतनी अच्छी नहीं है और अगर वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करने पर जोर देता है तो वह खतरे में होगा। उसे जल्द ही लड़ाई समाप्त कर देनी चाहिए। म्यू वांग ने राजकुमार की हालत को नोटिस किया और अब वह अपने सुपर जानवरों के साथ नकाबपोश आदमी पर हमला करने के लिए तैयार है क्योंकि उसने उसे उकसाया था और वह उसे हराने की कसम खाती है। कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। इसके साथ इसका पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। इसलिए यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं और एक टिप्पणी छोड़ दें। अगले भाग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं आपसे नए वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा।